हाय गाइस, लॉन्ग टाइम। सो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इफ़ यू आर ट्राइंग टू डू अ पीएचडी तो आप पीएचडी कैसे करेंगे, क्या क्या ऑप्शंस है, कैसे अप्लाई किया जाता है, क्या क्या प्रोसीडियर्स है, किन किन नए रूल्स के बेसिस पे आप पीएचडी कर सकते हैं, रूल्स में कैसे बदलाव आए हैं, पहले जो था अभी का जो है, ये सब एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल के हिसाब से कैसे आप पीएचडी कर सकते हैं वगैरह वगैरह, ये सब मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर आपके जान पहचान में किसी को ये वीडियो यूज़फुल हो तो उसके लिए भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज का टॉपिक ये है कि आप पीएचडी कैसे करेंगे। तो पीएचडी करने के 3 तरीके हैं। एक है ऑल इंडिया कोई भी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आप क्रैक करके पीएचडी कर सकते हैं। दूसरा है आप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में सर्व कीजिए, रिसर्च प्रोजेक्ट्स वगैरह में आप सर्व कीजिए। आफ्टर लाइक 3 और 4 इयर्स आपका जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप कोई भी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन के थ्रू, जो यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके थ्रू रजिस्ट्रेशन होता है। बट इट्स मैंडेटरी कि आपका 3-4 साल का एक प्रोजेक्ट पे एक्सपीरियंस ज़रूर रहे ताकि आप उसी टाइम पे रजिस्ट्रेशन भी होगा आपका और आप SRF भी क्लेम कर सकते हैं फॉर फेलोशिप। और थर्ड ऑप्शन ये है कि अगर आपका बॉस जो है वो काफ़ी रिसोर्सफुल इंसान रहा तो वो आपको इनिशियली में रजिस्ट्रेशन करवा देगा एक प्रोजेक्ट में और उस प्रोजेक्ट के अंदर जो फेलोशिप रहेगा उससे आप फेलोशिप ड्रॉ करके आपका ज़िंदगी गुजारा हो जाएगा। तो पहला जो प्रोसीडियर है किसी भी नेशनल एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप क्रैक कर सकते हैं, जैसे CSIR है, ICMR है, DBT है, सबका नेट है, गेट है, ये सब के थ्रू आप एंट्रेंस क्रैक करके अगर आप क्रैक कर लेते हो तो आपको पीएचडी बहुत आसानी से मिल जाएगा। गेट में उतना आसान नहीं है पीएचडी मिलना क्योंकि गेट इज़ अ नॉन स्पॉन्सर्ड फेलोशिप प्रोग्राम, तो क्योंकि उससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा बट आपको फेलोशिप नहीं मिलेगा अगर आप IITs वगैरह में नहीं जा रहे हो। तो उसके लिए गेट का काफ़ी हाई एंड होना पड़ता है। नॉर्मल जो गेट क्वालिफाइंग रैंक होल्डर्स रहते हैं उनको सिर्फ रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट मिलता है, फेलोशिप का नहीं। बट फिर भी आजकल मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स में ये मैंडेटरी रहता है कि आप जो कैंडिडेट को दे रहे हो वो गेट या नेट क्रैक हो ताकि उसका रजिस्ट्रेशन उस प्रोजेक्ट में हो सके एंड उस प्रोजेक्ट का जो फेलोशिप है वो ड्रॉ कर सके। जैसे मोस्ट ऑफ द ICMR जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें अगर कोई मैन पावर का रहता है तो उस मैन पावर को गेट क्रैक करना यूजुअली रिकमेंडेड रहता है। और नेक्स्ट जो प्रोसीड्योर है, जो सेकेंड प्रोसीड्योर है एंड ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि अगर आप ऑल इंडिया कितने स्टूडेंट्स MSc क्रैक करते हैं एंड एग्जिस्टिंग MSc पास आउट स्टूडेंट्स ये सब अगर मिला के आप देखें तो हर साल का लाखों में लोग एंट्रेंस देते हैं बट उसमें से क्वालिफाई करके सिर्फ कुछ ही हज़ार लोगों को क्वालिफाइंग आउटकम मिलता है, तो बाकी सबको नहीं मिलता है। सो इट्स मेजॉरिटी लाइक 90% ऑफ पीपल डोंट गेट NET क्रैक्ड। सो उस केस में ये होता है कि आप 3-4 साल तक एक प्रोजेक्ट में काम करें किसी भी लैब में। यूजुअली इंडिया के हिसाब से आपको मोस्ट ऑफ द टाइम फ्री पे काम करना पड़ता है। 1-2 साल फ्री में काम करके आप वॉलंटरी टर्म के थ्रू आप एक्सपीरियंस गेन करते हो और सर और मैडम जो भी रहते हैं उसको भी पटा ही लेते हो इनवेरिएबली। और वो फिर जो प्रोजेक्ट लिखने को बोलता है वो प्रोजेक्ट आता है तो उस प्रोजेक्ट का फेलोशिप जो रहता है वो आपको दिया जाता है। यही कॉन्ट्रैक्ट में आदमी 1 या 2 साल या 2.5 साल तक फ्री में काम कर लेता है और फिर वो प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग होने के बाद 1 साल के अंदर यूजुअली अगर आपका रिलेशन सही है आपके मेंटर के साथ तो वो रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी के थ्रू करवा देता है। यही 90% केसेस में होता है इंडिया में एटलीस्ट। एक डिस्क्लेमर ये है कि अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं ना, आपको ऐसा है कि आपको अपने पसंद के टॉपिक में करना है कोई भी डिपार्टमेंट में क्यों ना हो, तो वो फैसिलिटी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ बोलने के लिए है, प्रैक्टिकली में ये नहीं है इंडिया में। इंडिया में आपका बॉस जो है वो अगर आपको बोलता है कि गोबर से अचार बनाओ तो आपको वही बनाना पड़ेगा। आपको कुछ और आए दिमाग में तो आप नहीं कर सकते। हाँ, अब ये है कि आप अपने हिसाब से फिर गाइड ढूंढ लीजिए जिसके पास वैसा प्रोजेक्ट है जिस टॉपिक में आप काम करना चाहते हैं। बट उस केस में भी ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होने के चांसेस काफ़ी हाई है क्योंकि वो बॉस आपको लेगा या नहीं उसका भी तो कोई गारंटी नहीं रहता। और हर शहर में आपको हर टॉपिक वाला साइंटिस्ट भी नहीं मिलने वाला है, तो उसके लिए आपको सिटी हॉपिंग करना पड़ेगा। सिटी हॉपिंग करके आप फ्री में काम करोगे तो वो भी काफ़ी लोगों के लिए इकोनॉमिकली इम्पॉसिबल हो उठ जाता है। तो आपके पसंद के हिसाब से टॉपिक हंट इंडिया में अगर आप NET क्रैक्ट नहीं हो तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। अगर NET CSIR वगैरह कुछ क्रैक्ट हो आप तो आपके लिए पॉसिबल है, अदर देन दैट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। एंड इफ़ यू आर ट्रू PhD एस्पिरेंट जिसको अपने टॉपिक के हिसाब से करके अच्छा पोस्ट डॉक करना है ब्ला ब्ला ब्ला, तो आपको इंडिया में PhD नहीं करना चाहिए, आपको किसी बाहर के स्टेट में करना चाहिए।
बाहर की किसी कंट्री में करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यूएसए यूके में ही सिर्फ अच्छा पीएचडी होता है। आप अगर सिंगापुर, नीदरलैंड, ये सब जगह पे देखेंगे, इवन विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ताइवान का भी पीएचडी इंडिया को बीट कर जाए इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। आजकल इंडिया के बहुत सारे लैब में इमेज फॉर्जरिंग, फॉल्स डेटा, ये सब का काफ़ी सारे क्लेम की वजह से पेपर रिजेक्ट्स हो रहे हैं। मतलब पेपर रिजल्ट्स में काफ़ी सारा झोल डाल देते हैं यहाँ के साइंटिस्ट लोग, तो रेपुटेशन भी काफ़ी ख़राब होता जा रहा है दिन पर दिन। काफ़ी पेपर्स रिट्रैक्टेड हो रहे हैं। आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, लास्ट 1 साल में इंडिया के काफ़ी हज़ारों में पेपर्स रिट्रैक्टेड हुए हैं ड्यू टू फॉल्स डेटा, इमेज फॉर्जरी, ये सब के चक्कर में। एंड नॉवेल्टी ऑफ प्रोजेक्ट्स इंडिया में काफ़ी लैकिंग है। बेसिकली मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट इंडिया में क्या करते हैं, यूएस और यूके, जापान, ये सब जगह के जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं उनका कॉपी करके सिर्फ इंडियन पैराडायग्राम में फेंक के उसको चलाते हैं। एंड इन दिस सिचुएशन दे समटाइम्स कॉपी इट जस्ट टू मच। नोवेल्टी का काफ़ी लैक है। ऐसा नहीं है कि इंडियंस में टैलेंट नहीं है, बट कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि आपके हाथ में तो प्रोजेक्ट है नहीं। वैसे भी आपका बॉस जो है 50-60 साल का, उसको तो उतना दिमाग में लेना नहीं, उसका सैलरी है 1.5-2 लाख का या उससे भी ज़्यादा। उसको बस एक झक्कास प्रोजेक्ट दिखना चाहिए जो वो झाँप के जुगाड़ कर लेता है। हम लोगों के लेवल का जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको कभी भी अपॉर्चुनिटी इतना ज़्यादा नहीं मिलता है कि वो अपना दिमाग लगाए। दो इनोवेशन में मेरे हिसाब से हम लोग ऐसा स्टूडेंट्स काफ़ी हद तक टीचर्स को बीट कर सकते हैं जो काफ़ी बैकडेटेड माइंड्स के रहते हैं। सो अगर आप पीएचडी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है एंड आप बाहर जाना अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लीज़ बाहर जाइए, इंडिया से बाहर। ताइवान भी चले जाइए, बेटर रहेगा आपके लिए, इंडिया से बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। क्वालिटी पब्लिकेशंस मिलेगा वगैरह वगैरह। एंड और एक चीज़, पब्लिकेशंस का बात आया इसलिए तो मैं कह देता चाहता हूँ कि काफ़ी सारे लैब इंडिया में फालतू के जर्नल्स में पब्लिश कर देते हैं फॉर इजी पब्लिकेशन प्रोसीडियर्स। आपका बॉस कहता है नहीं नहीं ये अच्छा है, यूजीसी अप्रूव्ड है, डाल दो इसमें पेपर। आपने डाल दिया, फिर आप पोस्ट डॉक के लिए यूएसए यूके में अप्लाई कर रहे हैं और आपका पेपर्स अप्रूव नहीं हो रहा है, दो दे आर यूजीसी अप्रूव्ड। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि आप इसी लैब में ज्वाइन कीजिए जहाँ पे जो पब्लिकेशंस होते हैं वो इंटरनेशनल पब्लिकेशन हाउसेज जैसे एल्जाया, स्प्रिंजर, नेचर, ये सब वगैरह वगैरह पब्लिकेशन हाउसेज में पब्लिश करते हैं, ना कि यूजीसी अप्रूव्ड में कोई साउथ इंडिया में पब्लिकेशन हाउस है, कोई तेलंगाना वाला पब्लिकेशन हाउस है। बट हाँ, यूजीसी अप्रूव्ड है, उससे कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ता यूजीसी अप्रूव्ड है कि नहीं। ये सब पेपर्स कचरे के डिब्बे में ही जाते हैं क्योंकि यूजीसी का कुछ ठीक ठिकाना है नहीं। आज अप्रूव कर देते हैं, 15 साल बाद बोल दिया कि पेपर ये जर्नल फॉल्स है, इसको हटा दो। यूजीसी अप्रूवल कैंसिल कर दिया, वो तो भैया कैंसिल करके निकल लिया। आपका तो पूरा 5 साल का 6 साल का काम आपने पब्लिश किया तो वो तो डूब गया ना। तो आपका मेहनत ताकि ना डूबे तो कोई भी इंडियन जर्नल में मत पब्लिश कीजिए, कोई भी, वो यूजीसी अप्रूव्ड हो, यूजीसी अप्रूव्ड ना हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि यूजीसी अप्रूव्ड अगर है भी वो 5 साल बाद कैंसिल कर देगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं रहता है। और पब्लिक अगर है भी नहीं भी यूजीसी कैंसिल करता है। आप समझ लीजिए कोई ऐसा पब्लिकेशन है जिसको यूजीसी ने अप्रूव्ड रखा है लास्ट 30 साल से, फिर भी इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप पोस्ट डॉक वगैरह कुछ करते हैं, या फिर आजकल काफ़ी मार्केट भी कम्पिटिटिव हो गया, आप किसी इंटरव्यू में कंपनी के लिए बैठते हैं तो आपको ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स मिलेंगे जो अच्छे लैब से पीएचडी किया हुआ है, उनका पब्लिकेशंस हुआ है 4, 5, 7 इम्पैक्ट्स में, तो वो लोग आपको इजीली बीट कर देंगे। तो कृपया करके आप अपना मेहनत इंडियन जर्नल्स में सबमिट करके मत ख़राब कीजिए, कोई गारंटी नहीं है। यूजीसी अप्रूव्ड से कुछ नहीं होने वाला आपका फ्यूचर, वो बस आपका बॉस इसलिए दे रहा है क्योंकि उस यूजीसी अप्रूव्ड इंडियन जर्नल्स है। अरे उस एडिटर को तो मैं पहचानता हूँ, क्या इतना कुछ टाइम नहीं लगेगा। आप 5 साल में एंड में सबमिट कर तो 1 महीने में पेपर निकल जाता है क्योंकि उसका तो एडिटर जान पहचान वाला है। और इंडियन पब्लिकेशंस में उतना क्राउड भी नहीं है, 1000-4000 रुपये लगता है, इससे ज़्यादा रुपये भी नहीं लगता है इंडियन पब्लिकेशंस में। मैक्स टू मैक्स 4000 में आपका पेपर निकल जाएगा और फटाफट फ़ोन में हो भी जाता है। आपका बॉस अगर थोड़ा रिसोर्सफुल है तो वो निकाल भी देगा और 100% अप्रूवल है, रिजेक्शन का तो कोई चांस ही नहीं है। तो इसलिए फास्ट हो जाता है और उसका भी दिमाग से हेडेक निकल गया। चलो मैंने इसको एक फर्स्ट ऑथर पेपर डाल दिया, अब ये इसका थीसिस सबमिट करके इसको निकालो यहाँ से, 5 साल हो गया या इसने मेरे पीछे मेहनत कर लिया। लेकिन एक मज़े की बात है, जो साइंटिस्ट लोग इंडियन पब्लिकेशन से ज़्यादातर पब्लिश करते हैं अपने स्टूडेंट्स के मटेरियल, उनका आप देखोगे ध्यान से तो उनका खुद का पब्लिकेशन सारे बाहर के पेपर्स में है, एल्जाया, स्प्रिंजर ऐसे पब्लिकेशन हाउसेस में है, उनका खुद का ज़्यादा इंडियन नहीं है। तो अगर आप कोई भी ऐसा ढूंढ लो, किसी भी सब्जेक्ट में ढूंढ लो, आपको कोई ऐसा साइंटिस्ट नहीं मिलेगा बड़े इंस्टीट्यूट में जिनका पब्लिकेशन इंडियन पब्लिकेशंस में हुआ था। अपने पीएचडी या पोस्ट डॉक के टाइम में जो भी पब्लिकेशंस थे उनके,
वो इंडियन हाउसेस में हुए हैं। आपको ऐसा कोई भी बड़े अच्छे रेपुटेड इंस्टीट्यूट में आपको ऐसा कोई साइंटिस्ट नहीं मिलेगा। एंड आजकल क्वालिटी ऑफ वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर ये नौटंकी करना चाहते हो कि अरे भाई मेरा काम तो बहुत क्वालिटी का है, जस्ट बिकॉज इट्स इन एन इंडियन जर्नल तो इसको क्रेडिट नहीं मिल रहा है, तो आपका नौटंकी भी कोई सुनने नहीं आने वाला। इट्स टू बीइंग वेरी इम्प्रैक्टिकल। आपका क्वालिटी है तो आप कौन बता रहा है आपका क्वालिटी? आप खुद बता रहे हो, उसका तो कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। फिर मैं खुद तो बोलूँगा यार मेरा काम बहुत एलिजिबल है, बहुत क्वालिटी वाला है। नहीं, आप बाहर के पब्लिकेशन हाउसेस में दो, दे विल गो थ्रू योर पीयर रिव्यू प्रोसेस। वो लोग 10 एडिटर को दिखाएंगे, 15 बार रिजेक्ट होगा आपका पेपर, 20 बार रिजेक्ट होगा, फिर जाके कोई एक पब्लिकेशन हाउस में आपका सिलेक्ट होता है। ये रिगरस प्रोसेस के थ्रू अगर वो पेपर जाता है एंड फिर वो पबमेड NCBI में आता है, तो हाँ भाई आपका पेपर का एलिजिबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी है। वो फटाफट 1 महीने में इंडियन पब्लिकेशन हाउस में निकल गया और आपको लगता है कि आप 30 मार खान हो, तो वो मूवी आप खुद ही देखने वाले हो। फिर आपको मैक्स टू मैक्स स्कूल में टीचर ही मिलेगा या कॉलेज में टीचर ही मिलेगा, जिसके लिए आपको PhD दिमाग फाड़ने का ज़रूरत नहीं था। अब B.Ed कर लेते तब भी आपको मिल जाता आराम से। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको अगर चाहिए किसी PhD टॉपिक, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में लिख दीजिए, वो उसका बारे में मैं वीडियो बना दूँगा, कोई इश्यूज़ नहीं है। मैं यहाँ पे हूँ ही इसीलिए मैं चाहता हूँ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। मैं खुद वैसे एक मेडिकल PhD में इन्वॉल्व हूँ, जिसे आप क्लिनिकल PhDs कह सकते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू। कृपया सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।